हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है, ये एक तरीके से परमानेंट वैकेंसीज़ निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम्स हैं, इसमें आप लोग जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग टीचिंग में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए प्रिंसिपल, पीजीटी एंड टीजीटी लेवल की वैकेंसीज़ जो है इसमें निकाली गई है। साथ ही में नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ भी इसमें हैं, जैसे कि अकाउंटेंट एंड क्लर्क या वार्डन, इसी तरीके से लैब अटेंडेंट भी है। इसके अलावा टीचिंग में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पीईटी जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर है, म्यूज़िक टीचर है, आर्ट टीचर है, ये सब वैकेंसीज़ भी टीचिंग में मिसलेनियस टीचर्स की निकाली गई है। तो हम पूरे नोटिफिकेशन को आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इससे रिलेटेड अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ मैं इसी चैनल के माध्यम से शेयर कर दूँगा। आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए पीडीएफ में तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे हाई कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी। इसके अलावा सबसे पहले हम आपको शो करते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की और एलिजिबिलिटी, साथ ही में सैलरी कितनी रहेगी, सारी चीज़ों की हम बात इसके अंदर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो है नोटिफिकेशन। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है क्या। जिस तरीके से आप लोग केंद्रीय विद्यालय के बारे में सुनते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये इनका एक मतलब थीम है, इनका एक मॉडल है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो पर्पस है, किस पर्पस से उसको स्टैब्लिश किया गया था, जो केंद्रीय विद्यालय जो केंद्रीय सर्विस में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में वर्क करते हैं या जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, उनके लिए मेनली इनको स्टार्ट किया गया था ताकि उनके बच्चे को किसी भी पर्पस से जो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है अलग अलग स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में, तो उनकी जो एजुकेशन को लेकर उनको सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि बिटवीन मतलब सेशन के बिटवीन अगर ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे का अलग अलग स्कूल में, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की जो है एजुकेशन होती है और अलग अलग सिलेबस होता है। इस वजह से जो है आपको केंद्रीय विद्यालय जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये एक मॉडल शुरू किया गया था जिसमें हर पूरे भारतवर्ष में जो है एक ही सिलेबस, एक ही मॉडल पे जो है एजुकेशन दिया जाता है। तो किसी भी बच्चे का अगर मान लीजिए किसी पेरेंट का केंद्रीय सर्विस में है या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है और ट्रांसफरेबल जॉब है उसकी, तो उनको ये प्रेफरेंस के बेसिस पे जो है एडमिशन उनको मिलता है और ताकि वो लोग किसी भी विद्यालय में कहीं भी एडमिशन जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो करवाने पर उनको सेम जो एजुकेशन जो मॉडल है सेम टाइमिंग पे मिल जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। अच्छा, इससे पहले एक और नवोदय विद्यालय जो कि रूरल एरियाज़ में जो मतलब प्रतिभा वाले छात्र होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है नवोदय विद्यालय में, और ये रेजिडेंशियल स्कूल ही होते हैं नवोदय विद्यालय भी। उसी तरीके से जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, ये जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, एसटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको अच्छी बेहतर एजुकेशन उन्हीं के आवास के आसपास जो है प्रोवाइड कराने के लिए भारतवर्ष में जो है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये विद्यालय शुरू किए गए हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल्स। तो ये 2022 तक मतलब 450 के अराउंड ये टारगेट था इनको स्टैब्लिश करने हैं, और इसके लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्कूल है। साथ ही में 1997 से ये जो मॉडल शुरू किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है उसके अंतर्गत, एंड इन्होंने काफ़ी विद्यालय जो है भारतवर्ष में खोल रखे हैं जिसके बड़ी ही मात्रा में वैकेंसीज़ भी निकाली गई है इस साल। और क्योंकि ये विद्यालय सिर्फ 6th से शुरू होता है, यानी कि इसमें प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी जाती है, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही इसमें प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को। तो उन्हीं के लिए जो है ये वैकेंसीज़ है, क्योंकि सिर्फ टीजीटी, पीजीटी एंड प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ यहाँ पे है। टीचिंग में मैं बात कर रहा हूँ और साथ ही में नॉन टीचिंग में भी काफ़ी वैकेंसीज़ है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें ये जो आपको लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ मतलब रात के 23:50 यानी 11:50 और 31 जुलाई लास्ट डेट है, यानी 31 जुलाई को रात को 11 बजे के बाद ही आप लगा लीजिए, लगभग ये जो साइट है क्लोज़ हो जाएगी। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं और 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़ीस जो है 2000 रुपये देनी पड़ेगी। पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 1500 रुपये, और नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है।
इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह अभी डिसाइड नहीं है, वो बाद में डिसाइड होगा। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने बता रखा है, 180 मिनट्स फॉर द टीचिंग स्टाफ्स एंड 150 मिनट्स फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ, जहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लगभग सभी स्टेट्स में कुछ सेंटर जो है इन्होंने दिया हुआ है सिलेक्शन की, मतलब पूरा लिस्ट गिवन है। आप वो लिस्ट चेक करके अपना कोड जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलिंग करेंगे उस टाइम आप वहाँ पे वो कोड भर सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप हैं वहीं पे अगर वो जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है तो उसमें आप भर सकते हैं और वहीं पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट आंसर की, ये सब भी आप मतलब ये बात की बात है। अभी हम जो मेन बात है वो करते हैं, ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसमें वैकेंसीज़ क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल की लगभग 303 वैकेंसीज़ है, 300 से ज़्यादा वैकेंसीज़ है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। यूआर की इतनी है, EWS OBC SC ST टोटल इतनी है, OHVI सब कुछ गिवन है यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएट में लगभग सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो आप लोग देख सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर अगर आपके पास है और मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ आप क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने की वो भी मैं इस वीडियो में लास्ट पे आपको बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो लैंग्वेज के हिसाब से भी है, मतलब लैंग्वेज के लिए भी है, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज़ में है ये स्कूल, और क्योंकि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ही ये स्कूल बेसिकली बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्हीं की लैंग्वेज में उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो और उन्हीं की लैंग्वेज को भी साथ में चलाया जा सके एजुकेशन के, इसलिए वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उस एरिया में, जैसे मराठी, महाराष्ट्र में जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स है वहाँ पे मराठी वैकेंसीज, मराठी लैंग्वेज की वैकेंसी, उड़िया की, तेलुगु, संस्कृत, अलग अलग एरिया के हिसाब से जो है वैकेंसी है। तो आपको बस अप्लाई करना है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जिस भी आप में पोस्ट ग्रेजुएट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में ये वैकेंसीज़ है, PGT लेवल की है, और ये सब इंग्लिश हिंदी कॉमन रहती है, और ये रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से अलग निकाली है इन्होंने। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की बात करते हैं। अगर आप लोग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। JSC की वैकेंसी है, JSC हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। JSC की 759 है, अकाउंटेंट की 361 है और लैब अटेंडेंट की 373, टोटल 1493, यानी कि 1500 वैकेंसी लगभग नॉन टीचिंग में निकाली गई है। और टीचिंग में अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो डिसिप्लिन्स है अलग अलग, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी वगैरह, इन सब में 2000 वैकेंसी के आसपास वैकेंसीज़ है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो 180 वैकेंसी रीजनल लैंग्वेज की है, PGT लेवल्स की। इसके अलावा अब देखते हैं नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब ठीक है, आप लोग इसके अप्लाई करने के अलग अलग हिसाब से, जो फिज़िकल मतलब दिव्यांग स्टूडेंट है वो चाहे तो इन सब का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख लेते हैं ई पॉइंट, आप देखिए ई में है कि क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड qualification, only a necessary certificate should be produced at the time of the interview, document verification and selection, and the cutoff date for the determining the various eligibility criteria, education qualification, age limit। देखिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए आप लोग PGT के लिए अप्लाई करने वाले हैं, PGT इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने वाले हैं, PGT केमिस्ट्री में, तो उसका PG कोर्स जो जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका आ ही गया होगा, पहले का ही होगा, इससे पहले का ही सर्टिफिकेट होगा। लेकिन मान लीजिए अभी आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं और आपका रिज़ल्ट अवेटिंग में है और ये आता है 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त को अगर रिजल्ट आएगा तो आप की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो है फुलफ़िल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग 31 जुलाई को जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, हम यहाँ पे OBC SC ST है या नहीं उसका सर्टिफिकेट उसकी बात नहीं करें, सिर्फ इन्होंने लिखा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड एज लिमिट जो है आपकी जो 31 जुलाई के हिसाब से कट ऑफ डेट मानी गई है, उस डेट तक आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो इन्होंने कही है। अगर उसके बाद होती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आपके पास अगर मान लीजिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं और पैसा भी आप लगाओ 2-3 हज़ार रुपये, और आपका भी मान लीजिए रिज़ल्ट अवेटिंग में है या बैक आ रखी है या रिज़ल्ट आने वाला है और आप लोग उसके बेसिस पे अगर लगाते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट में अगर मान लीजिए 31 जुलाई के बाद की डेट आती है तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इनके अकॉर्डिंग। आगे ये सब है
पोस्ट डिटेल एंड द लेवल पे। अच्छा, यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि किस लेवल की मतलब जैसे पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। प्रिंसिपल की बात करें तो लेवल 12 से आपका पे मैट्रिक्स जो 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है लेवल 12 में आप लाई करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी अगर हम देखते हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास जो है आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो लेवल 8 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, एंड इसमें भी आपको 47,600 जो बेसिक पे है। इसके अलावा आपको अदर जो अलाउंसेस होती है DA, HRA एंड TA, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती है। तो ये एज इट इज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिलता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जो पे स्केल दिया जाता है इन पे मतलब इन पोस्ट के लिए, वही एज इट इज़ यहाँ पे एकलव्य मॉडल स्कूल में आपको मिल रहा है। इसके अलावा अकाउंटेंट की भी लेवल 6 की वैकेंसी है, यानी कि लगभग इसमें भी आपके 50,000 से ऊपर सैलरी बनने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपके लगभग 75 से 80,000 रुपये के लगभग सैलरी बन सकती है। डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपको स्कूल मिलता है, थोड़ा बहुत वहाँ से थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है। लैब अटेंडेंट भी आपको मिनिमम 18,000 की, ये आपकी बेसिक है, सिर्फ बेसिक के अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी बन जाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की जो है वैकेंसीज़ के हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कितना बनेगी सैलरी, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका भी मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँ आपके साथ, एंड उसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर कितने लेवल होने पर कितनी सैलरी बनती है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन एक मिनट EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड। मतलब ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा, जो कि आप फिल करते हैं ना गोले, उस तरीके से आपको एग्ज़ाम इसमें देना है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, medium of examinations will be both Hindi and English. Further, for the post of PGT third language, the medium or the test of the for the part 5 will be the concerned third language। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि हिंदी इंग्लिश कॉमन रहेगा, सभी के लिए रहेगा। इसके अलावा जिनका पार्ट 5, देखिए इसमें पेपर जो आप देखेंगे, पेपर जो होगा वो लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 150 क्वेश्चन में उसको कुछ पार्ट्स में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 वाला जो रहेगा वो रीजनल मतलब एरिया के हिसाब से, जैसे मराठी, महाराष्ट्र के लिए जिन्होंने मराठी, जैसे ऊपर आपने देखा था ना, लैंग्वेज के हिसाब से भी वैकेंसीज थे, तो उनको उसी की लैंग्वेज में जो है वो पार्ट 5 मिलेगा। ठीक है, बाकियों के लिए वो हिंदी इंग्लिश में ही ऑप्शन रहेगा, और जो रीजनल लैंग्वेज चूज़ करता है उसको पार्ट 5 जो है वो लैंग्वेज में मिलेगा, जो लैंग्वेज वो कहेंगे। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया है आपको, चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर ये भी बता दिया है, मीडियम रहेगा हिंदी इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज पार्ट 5 के लिए। इसके अलावा ये आपका इन्होंने छोटा सा ब्रीफ में बता रखा है कि क्या क्या है। आपको डिटेल में जानना है कि पूरा मतलब पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का या सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको लिंक भी शेयर कर देंगे साथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल के लिए टोटल जो आपके 150 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज के लिए 20 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपका रहेगा वो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, एकेडमिक्स, रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फाइनेंस के 150 मार्क्स के। इसके अलावा 20 मार्क्स का इसके अंदर लैंग्वेज भी इंक्लूड है। ठीक है, इसके अलावा जो पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू होगा, यानी 40 मार्क्स का, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा आपका। इसके अलावा 40 मार्क्स का आपका अलग से इंटरव्यू होगा, तो वो अलग है इससे। अब आ जाते हैं हम PGT की बात करते हैं। PGT का हर एक सब्जेक्ट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका पैटर्न यही रहेगा, बस जो पार्ट नंबर 5 है ना यहाँ पे, वो पार्ट नंबर 5 में उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये चारों पार्ट जो है एज इट इज़ सेम रहेंगे। सिर्फ पार्ट 5 जो है वो उनके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपने PGT इकोनॉमिक्स अप्लाई किया है, मैथ्स अप्लाई किया है, बायोलॉजी अप्लाई किया है, हिंदी अप्लाई किया है, इंग्लिश अप्लाई किया है, किस में अप्लाई किया है, वो क्वेश्चन यहाँ पे जो है पार्ट 5 में रहेगा, और इसी का देखिए आप वेटेज भी सबसे ज़्यादा 80 मार्क्स का है। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्ट 6 को आप देखते हैं, ये आपका हिंदी और इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। मार्क्स तो यही वाले ऊपर वाले जोड़े जाएंगे, जो कि 130 मार्क्स है, और इसी में से आपकी कट ऑफ बनेगी।
ठीक है। और ये 20 मार्क्स सिर्फ जो है आपके क्वालिफाइंग नेचर है, यानी आपको इसमें दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में, जो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें 40% मार्क्स क्वालिफाई करने हैं। अगर आप 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट्स में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका बाकी ऊपर का पेपर चेक करेगा एंड देन आप एलिजिबल है, मतलब अगर आपका मेरिट में लिस्ट आता है तो। इसके अलावा अगर हम अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट के भी 130 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं एंड इसमें आप पार्ट 1 में देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे एंड पार्ट 3 में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के। एंड पार्ट 4 में देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 20 मार्क्स का ये टोटल रहेगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ऊपर ये जो पेपर होना था जो पीजीटी के लिए वो 3 घंटे का था, प्रिंसिपल का भी 3 घंटे का था, ठीक है। और अकाउंटेंट का जो पेपर रहेगा ये रहेगा आपका 2.5 घंटे का। इसके अलावा पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज रहेगी, जैसे कि आप अकाउंटेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी से रिलेटेड, मतलब आपने जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स वगैरह करते वक्त जो आपने पढ़ाई करी है उसी से ये क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो कि 40 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे और 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। टोटल 130 मार्क्स में से आपके जो है मेरिट बनेगी। अब आ जाते हैं हम नीचे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी JSA की। JSA में आप देख पा रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों 15 मार्क्स ईच, यानी कि 15-15 नंबर के, यानी टोटल 30 नंबर के आएंगे हिंदी और इंग्लिश। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 मार्क्स रहेंगे, टोटल 130 मार्क्स। ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। ये रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस वही एज इट इज़ है जो ऊपर है एंड इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नहीं दे रखा बस। एंड जनरल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज टेस्ट हो गया 15-15 नंबर का, दोनों हिंदी इंग्लिश का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है 60 नंबर की, यानी कि लैब से जो रिलेटेड सब्जेक्ट आपने कर रखा है उसी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और 120 ही क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स के ही रहेंगे और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो ये है आपका पैटर्न एग्ज़ाम का, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। आप इसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक सही आंसर पे 1 नंबर मिलेगा और गलत आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.25 मार्क्स की, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए ये जो स्कूल है ना एकलव्य मॉडल स्कूल्स, ये भारतवर्ष के लगभग सभी राज्य में हैं और लेकिन ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट की जो मतलब अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी है, या फिर 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मतलब जो पर्सन है वहाँ के लोकल एरियाज़ के, वो 20,000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे रहते हैं ट्राइबल के। तो ऐसे एरियाज़ में जो है ये स्कूल खोले गए हैं। तो आपको ये स्कूल थोड़ा ऐसे रिमोट एरिया में ही मिलने वाले हैं, लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल रहेंगे, वहीं पर आपका मतलब रेजिडेंशियल भी रहेगा और वहीं पर आपको पढ़ाना भी है। तो इस तरीके से स्कूल जो है नवोदय विद्यालय की तरह ही वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इमेज पूरी दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने अपने जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है, प्रिंसिपल, पीजीटी एंड जिस भी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सब पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो गया और काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं नॉट एक्सीड 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मतलब SC ST OBC है तो एज का रिलैक्सेशन मिलता है, वो अलग अलग है, ठीक है। अप टू 55 ईयर्स ऑफ द EMRS एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी EMRS में एम्प्लॉय है किसी भी लेवल पे, तो वो 55 ईयर्स का उसको मतलब वहाँ 55 साल तक का वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास, और साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको 12 साल का एज वाइस प्रिंसिपल पीजीटी या टीजीटी विद मिनिमम 4 इयर्स एज पीजीटी एंड अबव। देखिए 12 साल का टोटल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिसमें से 4 साल का मिनिमम या तो पीजीटी या उससे ऊपर यानी वाइस प्रिंसिपल का होना ही चाहिए, और बाकी 8 साल का आपके पास टीजीटी का एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिनिमम 4 साल का आपके पास पीजीटी या फिर वाइस प्रिंसिपल वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकी टोटल मिलाकर एज ए टीजीटी और पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल आपके पास 12 साल या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग लाइन में, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी में भी आपकी एज है 40 इयर्स है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC वही गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का।
यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये अलग अलग आप देख रहे हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए। आप इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पास मास्टर होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही में मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल एंड द कैंडिडेट परस्यूज मास्टर डिग्री विद द स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट। तो ये आपके पास एज हो गया। साथ ही में आपको बीएड भी चाहिए, ठीक है। मास्टर होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही में बीएड आपके पास होना चाहिए। इन केस इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये नहीं। आगे हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आपके 40 साल की वही एज है मैक्सिमम। साथ ही में SC ST OBC का आपको यहाँ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc या MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास MSc हो या फिर MC हो, या फिर आपके पास ME और MTech हो कंप्यूटर साइंस या IT में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की, यानी कि BCom वगैरह आपके पास होना चाहिए, और उसमें आपके मिनिमम मार्क्स यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए बस। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। 30 साल लेकिन मैक्सिमम एज है, और SC ST OBC का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। JSA के लिए भी मैक्सिमम 30 साल है, SC ST OBC रिलैक्सेशन है। साथ ही में इसमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड परचेज मिनिमम स्पीड, देखिए 12वीं पास लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश के, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। वो शायद आपका स्किल टेस्ट भी लेंगे आफ्टर मतलब एग्ज़ाम, तो स्किल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा इसके अकॉर्डिंग। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट्स इन हिंदी में आपको टाइप करना आना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक्स, या तो 10th पास हो आप विद अ सर्टिफिकेट, साथ ही में 10th पास प्लस में सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। 10th भी पास होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए लैबोरेटरी टेक्निक्स का साथ में, या फिर आप 12th पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। साइंस स्ट्रीम से या तो 12th पास हो, तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स नहीं चाहिए लैबोरेटरी टेक्निक्स का। अगर आप 10th ही पास है तो आपके साथ में फिर ये मैंडेटरी है, लैबोरेटरी टेक्निक्स का आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, और मिनिमम एज है इसका, मैक्सिमम एज है इसका 30 ईयर्स, ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए ये सब है। SC ST के 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। OBC के लिए सिर्फ वही लोगों को यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन है, या वही लोग यहाँ पे बेनिफिट ले पाएंगे OBC का जो साथ में NCL भी है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। OBC प्लस NCL है नॉन क्रीमी लेयर। ये NCL उन लोगों का बनता है जिनकी एनुअल इनकम जो है फैमिली इनकम 8 लाख से बिलो होती है, और ये भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। आप लोग अपने SDM ऑफिस में आसपास तहसील में जाके पता करेंगे तो ये बता देंगे आप लोग उसमें लाइक करते हैं NCL में या क्रीमी लेयर में। अगर आप NCL में है तो आपका NCL सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड द पोस्ट आर इन द सेम और अलाइड कैडर्स, ठीक है। 5 साल का उनको भी रिलेक्शन है, तो गवर्नमेंट सर्विस 3 साल लगातार कर चुके हैं इन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है। द पर्सन ऑर्डनरी डोमिसाइल इन द UT ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 1980 to 1989, जो जम्मू एंड कश्मीर में रहे हैं इस टाइम के बिटवीन, उन लोगों को भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। वुमेन्स के लिए, सभी वुमेन के लिए इफ़ अप्लाइंग फॉर PGT ओनली PGT पोस्ट में 10 साल का रिलैक्सेशन है, सीधा सीधा बिना किसी कास्ट एंड किसी और मतलब बेनिफिट के। आपको सीधा वुमेन्स सभी वीमेन के लिए जो है 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 साल है वैसे ही मैक्सिमम एज, तो 50 ईयर्स तक है, यानी आपको ये लगा लीजिए। इसके अलावा SC ST OBC का पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो SC ST है तो 15 साल है, OBC है तो 13 साल है, जर्नल है तो 10 साल है, क्योंकि सभी के मतलब कोई भी आप दिव्यांग में कोई भी आते हैं तो अगर उनके लिए चाहे वो लड़का हो या लड़की 10 साल का है रिलैक्सेशन। लेकिन अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो फिर आपके लिए 15 साल और OBC के लिए 13 साल हो जाता है। फॉर द अदर परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन AMRS 55 साल तक है। AMRS एम्प्लॉय हु आर अप्लाइड इन ऑन रेगुलर पे स्केल 55 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें अलग है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। तो ये इन्होंने सारे क्राइटेरिया बता रखा है। EWS में कौन कौन आता है आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। किन लोगों का EWS सर्टिफिकेट बन सकता है, PWD में कौन कौन कंसीडर किया जाता है, ये सारा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा
अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे इन्होंने अपेंडिक्स भी अपलोड किए हैं, आप लोग यहाँ से इन मतलब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई करवा सके। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने अलग अलग जो उसके है, देखिए जैसे ये है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन टू एन एग्जामिनी टू राइट, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आप देख पाते हैं, इसमें ओबीसी SC ST इन सब चीज़ों का जो ST ST सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ यहाँ पे गिवन है। आप इसके अकॉर्डिंगली जो है अपना ये सारी चीज़ें पूरा करके रखें। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, तो यहाँ पे साथ में सिटी कोड भी गिवन है। आप लोग जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो यहाँ से ये सिटी कोड नोट कर लेना और यही सिटी कोड आपको वहाँ पे डालना है, या वहाँ पे लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो सब स्टेट्स है और ये स्टेट्स के अंदर एग्जामिनेशन सिटी ये रहने वाली है। तो इन स्टेट्स में ये सिटीज़ जो है आपको यहाँ पे गिवन है जिनमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग अपने मतलब एरिया के अकॉर्डिंग आपके जो भी पड़ता है वो सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये था एक डिटेल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग PGT एंड द प्रिंसिपल वैकेंसीज एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज लाइक अकाउंटेंट एंड GSA। मैंने स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि DGT वैकेंसीज एंड वार्डन वैकेंसीज भी इसमें है, लेकिन EMRS ने वो वैकेंसी नोटिफिकेशन अलग से दिया है, तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसी तरह की यूज़फुल नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज में गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपनी जो है कैरियर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।